ओके, सही है। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास ये वाली जो क्लास डायग्राम है, जो हमारा पूरा सिनेरियो है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट थिंग हमने जो आज की इस क्लास में देखना है, वही क्या है कि हमने रोल्स और एम्प्लॉयज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन हम कर देते हैं। हम रोल्स ऐड कर देंगे, एंड व्हेन जब हम एम्प्लॉय ऐड करेंगे, देन उसके अगेंस्ट हमने उसको रोल असाइन करना है कि वो कौन सा रोल या क्या काम परफॉर्म कर रहा होगा। तो उसको करने के लिए हमारे पास जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हम उसको किसी डेटाबेस में, किसी फाइल में डाटा को स्टोर करते हैं। बट इन दिस केस हमारे पास डेटाबेस और फाइलिंग कुछ भी नहीं है। तो हम मेन जो हमारी फाइल है वहाँ पे अरेज बना के उसको हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि हमारे पास वही हमारी डेटाबेस है जहाँ पे हम सारे डाटा को सेव कर रहे हैं। तो हम रोल्स की एक अरे लिस्ट बनाते हैं इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक हो गया, एंड अरे लिस्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। स्पेलिंग तो ठीक है ना? उसकी एरर दे नहीं रहा, इसको हमने इंपोर्ट करना है। किसी को याद है उसका? हाँ, जो क्वेश्चन, हाँ ये वाला। ठीक हो गया। तो एरे लिस्ट की लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करा दी और उसके लिए हमने रोल्स की एरे लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि रैंडमली मेन जो फंक्शन है, और यहीं से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो हमने यहीं से इसको स्टार्ट, जब हम जीयूआई को इम्प्लीमेंट करेंगे, जीयूआई का जो मेन फाइल होगी जहाँ से वो एग्जीक्यूट होगा, वो अलग फाइल होगी। तो वहाँ पे ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। हमारे पास सारा डाटा, उसमें भी यही स्ट्रक्चर होगा। बट यहाँ पर ये है कि हम हार्ड कोड करके वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। वहाँ पे ये होगा कि रन टाइम पे वो टेक्स्ट फील्ड से और इस तरह से डाटा जाएगा, डायरेक्ट एरे में जाएगा। तो कोई चीज़ रिटन फॉर्म में नहीं होगी, डायरेक्ट वो डायनामिकली एरे में स्टोर होता रहेगा। बट फॉर नाउ हम लोग क्या करते हैं कि मैं दो तीन रोल्स ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। पहला हमारे पास जो हमारे पास रोल R1 इज इक्वल टू न्यू रोल आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम रोल की क्लास में जाएंगे, तो हमने क्या किया हुआ है, एक नेम रखा हुआ है, एंड उसके अंदर गेटर सेटर है। तो इंडिविजुअल नेम कॉल करने के बजाय मैं एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता हूँ उसका नेम का, जिसमें वो डायरेक्ट ही कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसकी वैल्यू सेव हो जाए। और हमारे लिए फ़ायदा ये होगा कि मैं इधर ही से ही डायरेक्ट उसके अंदर, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि एडमिन का रोल है, ये और वन था। इसी तरह से हमारे पास एक और रोल क्रिएट हो जाएगा, जो कि R2 जो हमारा रोल होगा, ये हमारे पास आ जाएगा सेल्स का। लेट सपोज हम कहते हैं हमने दो रोल क्रिएट कर लिए। अब ये तमाम जो आपके पास रोल्स हैं, R डॉट एड R1 एंड यहाँ पे R2। तो जो हमारे पास रोल्स की एक लिस्ट थी, वहाँ पे हमने रोल्स क्रिएट कर दी, जितने भी हम रोल्स क्रिएट कर रहे हैं वो उसमें कर दिया था। अब सिमिलरली आपके पास जब आप एम्प्लॉई क्रिएट करेंगे, तो एम्प्लॉई की क्लास में आप जाके देखेंगे वहाँ पे कंपोजिशन हुई हुई है रोल्स के साथ। तो जब एम्प्लॉई एम्प्लॉय की क्लास में अब हमारे पास रोल की क्लास है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि जब भी हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, उसके अगेंस्ट हमने रोल्स को ऐड करना है। अब अगर हम यूज़र की क्लास को देखेंगे, तो यूज़र की क्लास में जो एम्प्लॉय के पास है, नेम है, फ़ोन है और एड्रेस है। तो ठीक हो गया। और जो यूज़र की क्लास, यस एम्प्लॉय की क्लास, तो बाकी चीज़ें हैं वो तो उसके पास रोल यूज़र की क्लास में से आ रहा है, नेम जो एड्रेस सारी चीज़ें। जो सिर्फ इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ रोल। तो हम उसके साथ रोल को अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इंसर्ट कोड करें और गेटर सेटर में जाएं, रोल्स के अगेंस्ट भी हम गेटर सेटर क्रिएट कर दें। ठीक हो गया। अब आपने क्या किया, मेन में गए, और जब आप एक एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं, लेट सपोज आप कह रहे हो कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक हो जाएगा। अब E1 डॉट आपके पास जो सेट नेम है, अब उसका नेम सेट कर दोगे, लेट सपोज शाम कर दिया।
एंड सिमिलरली आपके पास E1 डॉट सेट एड्रेस में आप ठीक हो गया। एंड E1 डॉट सेट सेट नेम एड्रेस और कौन सा है, सेट फोन है, सेट फोन। तो फोन नंबर में आप कोई भी एंट्री कर देते हो। लास्ट थिंग हमारे पास क्या रह गई है, अब हमारे पास जो लास्ट चीज यहाँ पे रह गई है वो है कि E1 डॉट सेट रोल। अब ये रोल है, इसमें ये है कि हमारे पास एक तो अगर आप अगर आपने, जैसे मैंने एम्प्लॉय को इंडिविजुअली क्रिएट किया हुआ है, अगर आपने रोल्स को इंडिविजुअली क्रिएट किया हुआ है देन आप उसमें R1 R2 कुछ भी पास करोगे तो वो वाला रोल इसके अगेंस्ट आ जाएगा। बट अगर आपके पास एक लिस्ट है, अब ये बेसिकली हम लोग कंसोल के ऊपर कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कंसोल साइड पे कुछ डिफरेंट है। जो हमारी जो जो पूरी लॉजिक है जो मेन से हैंडल हो रहा है बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप इसको GUI के थ्रू करोगे तो ये हमें नहीं लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये सारा कुछ डायनामिकली ही आपके जो डिफरेंट कॉम्बो बॉक्सेस हैं, ड्रॉप डाउन्स हैं, बटन्स हैं, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, उसके थ्रू सारी चीज़ें डायनामिक हो रही होंगी। तो आपको एक सॉफ्टवेयर की फील आएगी। यहाँ पे ये है कि अब हमें सारा कुछ मेन के अंदर मैनुअली एक फ्लो क्रिएट करना है कि हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी बट जो इनपुट या जो मेन से हैंडल हो रहा है दैट विल बी डिफरेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे क्या है कि लिस्ट ऑफ रोल्स हैं, तो हमने इस रोल्स में से सिलेक्ट करवा के उनको वो रोल अप्लाई करना है यहाँ पे। तो उसका आसान तरीका ये है कि अच्छा, अब जब हम GUI के थ्रू करेंगे तो जो हमारी ये लिस्ट होगी, ये एक ड्रॉप डाउन में से जो कॉम्बो बॉक्स होते हैं उसमें डिस्प्ले हुआ होगा, वहां से हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अब हमारे पास वो लिस्ट नहीं है, हमारे पास वो कॉम्बो बॉक्स नहीं है। तो फॉर नाउ हम क्या करते हैं, एक लूप लगा के उसके सामने डिस्प्ले कर देंगे कंसोल के ऊपर कि आपने कौन सा रोल सेलेक्ट करना है। वहां से वो इंडेक्स नंबर सेलेक्ट करेगा, वो उसको असाइन कर देंगे। कॉम्बो बॉक्स से भी ऐसा ही होता है बट वहां पे ये कि कंसोल की जगह आपके पास ड्रॉप डाउन में सारा डाटा डिस्प्ले हो रहा होगा। तो मैं एक फॉर ठीक हो गया। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ये वाला, ये बिल्ट इन फंक्शन है उसका एरे लिस्ट का, कि जो आपके एरे का साइज होगा ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न कर देगा। यहाँ पे हमने क्या करना है कि फर्स्ट आपने आई को डिस्प्ले करना है, दैट इज द इंडेक्स नंबर। तो हम उसके बाद प्लस करके आपने दिखा देना है कि कौन सा रोल आप चूज कर रहे हो। तो आपके पास आ जाएगा आर डॉट गेट आई डॉट गेट नेम। तो आपके पास वो डॉट गेट नेम आ जाएगा। अब हमने ये रोल सेलेक्ट करवा दिया, यहाँ पे फिर यूजर से पूछना है कि कौन सा रोल उसने ऐड करना है एम्प्लॉय के अगेंस्ट। तो वो उसको हम एक स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, यहाँ पे इंट चॉइस या इंट इंडेक्स कर लो, इज इक्वल टू जो आपके पास एस डॉट, क्या कर रहा है मसला, अच्छा स्कैनर, ये मेरे पास लाइब्रेरीज आज नहीं इंपोर्ट करने दे रहा हूँ। स्कैनर की क्या है इंपोर्ट लाइब्रेरी, मुझे भी जहन से निकली हुई है। हाँ? डॉट नेक्स्ट इंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने कोई मैसेज डिस्प्ले करना है यूजर को कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि यूज दी रोल। उसके बाद वो जो इंडेक्स नंबर सेलेक्ट कर देगा, अब 0 1 जो भी करेगा तो हमने क्या कर देना है, जो हमारे पास E1 डॉट सेट सेट रोल था, सेट रोल में हम लोगों ने जो हमारे पास R डॉट गेट इंडेक्स और जो इंडेक्स वैल्यू जो यूजर ऐड करेगा वो वाला इंडेक्स उठा के उस बंदे को हम असाइन कर देंगे वो रोल। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा जो एम्प्लॉय है वो ऐड हो रहा है। हमने रोल्स के अलग से क्लास में ऐड किए थे,
अब अगर मैं इसको रन करूंगा, बेसिकली ये स्टैटिक रोला करता है। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट गेट एड्रेस, सेट एड्रेस करना था। आज मेरा ये जो नेटबीन्स है कोई भी एरर मुझे नहीं दे रहा, इसको पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, तो पहले तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो मेन के ऊपर मैं अगर दोबारा से दिखाऊं, मेन के ऊपर हमने रोल्स बनाए थे, इसमें यूज़र के इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने रोल्स मैंने खुद ही हार्ड कोड करके बना दिए थे। अब ये भी आप यहाँ पे तो मैंने हार्ड कोड करके बना दिए थे, लेकिन जब हम जीयूआई पे करेंगे वो हार्ड कोड नहीं होगा, अरे लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे भी वैसे कर सकते हैं कि आप यूजर से पूछते जाओ, जितने रोल्स ऐड करने वो ऐड हो जाएगा। बट हमने हार्ड कोड कर दिया। देन जब आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय का डाटा, अब आप देख रहे हो कि किधर गया रन, दोबारा कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि वो जीरो से जीरो जो है एडमिन का रोल दिखा रहा था, एंड वन फॉर सेल्स रोल। अब अगर मैं यहाँ पे वन करूंगा सेल्स रोल, तो वो उसको सेल्स का रोल असाइन करके, अब अगर आप पूरा ऑब्जेक्ट देखोगे एम्प्लॉय उसका एम्प्लॉय का, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ कि जो जितने भी एम्प्लॉय को जो भी हमने डाटा असाइन किया था वो उसके पास है या नहीं है, एक चीज़ आपको और भी समझ में आ जाएगी और नई में यहाँ पे आ जाएगा कि अगर मैं डायरेक्ट ही ई वन को प्रिंट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ई वन को प्रिंट करूंगा, जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे मैं वन को कर रहा हूँ, तो मेरे पास इस तरह का एक ये स्ट्रिंग आ जाएगी, यानी गार्बेज वैल्यू टाइप आपको नजर आ रहा होगा। तो हम बेसिकली अगर आपने पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एक साथ प्रिंट हो जाए, इंडिविजुअली आप गेट करते जाओ, तो आपने एम्प्लॉय की क्लास में जाना है, और यहाँ पे ऊपर जाके इंसर्ट कोड में आपने टू स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट कर देना है। जब आप टू स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो आपको सारा रिटर्न करेगा, बट अभी भी क्योंकि इनहेरिटेंस के थ्रू की वजह से उसने सिर्फ रोल का किया है, बाकी उसने नहीं ऐड किया। तो इसको आप इसको आप चेंज भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज अगर अभी मैं इसको रन करूंगा, वन किया, अब आप देख सकते हो कि अच्छा उसने, क्योंकि अब एम्प्लॉय के अंदर जो रोल है वो भी ऑब्जेक्ट है, तो वो इस वजह से वो भी प्रिंट नहीं हुआ। तो आपने फिर रोल की क्लास में जाके वहाँ पे भी टू स्ट्रिंग को इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया और टू स्ट्रिंग इधर भी आ जाएगा, और ओके कर दिया, सेव किया, दोबारा चेक कर दिया, इंसर्ट कोड टू स्ट्रिंग, और आज इसको पता नहीं क्या हुआ है, इसने उसके अंदर जाके कर दिया। वो उसने ना अपनी नेटबिंग आज सही नहीं बिहेव कर रहा। तो टू स्ट्रिंग मैंने कर दिया, अब इसको दोबारा रन करूंगा, आप देखोगे जब मैंने वन किया, तो आपको एम्प्लॉय एम्प्लॉय रोल्स के अंदर वो सेल्स का जो रोल्स मैंने असाइन किया था वो उसमें नजर आ रहा है। इसी तरह से आप अगर एम्प्लॉय की क्लास में जाएंगे, यहाँ पे इसके जो पेरेंट वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी आप सारे इसमें डिस्प्ले कर सकते हो, लाइक जो भी सुपर डॉट कीवर्ड यूज करके उसका नेम एड्रेस सारा कुछ, तो आपकी टू स्ट्रिंग के अंदर सारा कुछ डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली इस तरह से हो रहा है। जब आप कंसोल बेस्ड काम करोगे, तो ये जो आपका मेन फंक्शन है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और इसमें ये कि आपको सिर्फ आइडिया हो रहा है कि बैकएंड पे चीज़ें हैंडल कैसे हो रही हैं। जब हम इसको चलाएंगे जीयूआई से, वो बिल्कुल उसका मेन बिल्कुल ये वाली फाइल खाली चेंज हो जाएगी, बाकी रेस्ट ऑफ देम विल बी सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आज मेरा यही था कि इसमें हमने रोल्स और एम्प्लॉय को ऐड करना था, एंड देन हमारे पास अभी ये है कि चलो कार्स को भी ऐड कर लेते हैं, बिकॉज कॉम्पोजिशन में तो बाकी कुछ नहीं करना होता ना, कि जैसे आपके एम्प्लॉय है, यहाँ पे हमने इसको ऐड किया हुआ था, एज अ ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया था। इसका मतलब ये है कि कंपोज का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय कंपोज ऑफ,
की वजह से वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो जो कंप्लीशन है वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। बाकी हम जब इसको क्रिएट कर रहे थे और वहाँ पे गेट आर और सेट आर करके उसके थ्रू हमने उसकी वैल्यूज को सेव और गेट कर दिया था। एज अ कंपोजिशन इज जस्ट लाइक जैसे int, जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग नेम या इंट एज इस जैसे आप बाकी वेरिएबल्स को यूज करते हो एग्जैक्टली सेम वे आपने जो अपनी क्लासेस बनाई होती है उसी का वेरिएबल बना के उसी क्लास में और जैसे ही आप बाकी वेरिएबल्स को गेट और सेट कर रहे हो तो एग्जैक्टली सेम है आप उसको भी करते हो। ये था। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हमने जो ये तो हमारे पास हमने एक सिस्टम के अंदर रोल्स ऐड कर दिए, फिर हमने एक एम्प्लॉय भी ऐड कर दिया सेल्स का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब वर्कशॉप के अंदर क्योंकि वर्कशॉप का सिस्टम था तो एम्प्लॉय हो गया। अब वर्कशॉप के अंदर हमारे पास कस्टमर आएगा और गाड़ी आएगी। तो सबसे पहले ये है कि कार है और कार के कस्टमर है, कार इज कंपोज्ड ऑफ कस्टमर। तो सेम थिंग हमने दोबारा चीज़ यही करनी है। तो अपनी कार को ऐड करना है, फिर वो कार आपके पास जब सेशन आप क्रिएट करोगे तो वो कार डायरेक्टली जाके आपने सिर्फ इस जैसे हमने अभी रोल्स को सिलेक्ट किया था फॉर लूप के थ्रू, तो आपने वो ड्रॉप डाउन क्योंकि हमारे पास जब कार आप ऐड कर दोगे सिस्टम के अंदर, जब आप सेशन क्रिएट करोगे आपने उसमें से वो कार सेलेक्ट करके सेशन ऐड कर देंगे, तो वो आपकी कार की पूरी इन्फॉर्मेशन सेशन के अगेंस्ट चली जाएगी। और इस तरह से यानी सेम चीज़ है, आपने हर एक के लिए रेप्लिकेट करते जाना है साथ साथ, और इस तरह से आपका सारा हो जाएगा। तो हम कार को देख लेते हैं। कार की क्लास में अगर मैं बाकियों को क्लोज कर देता हूँ जितने भी है, यहाँ से हमारा काम हो गया। अभी कार किधर है, ये रहा। कार के अंदर हमारे पास कस्टमर है, मॉडल है, नंबर है, कलर है, कंपनी है, और इसके अंदर अच्छा कस्टमर को कंपोज किया हुआ है, बाकी चीज़ें स्ट्रिंग में आ रही है, और कस्टमर का जो है वो कस्टमर का डाटा टाइप आ रही है ये वाली, क्योंकि हमने कस्टमर को खुद बनाया हुआ है। और इसके थ्रू आप गेटर सेटर सारा कुछ इसके थ्रू आप सेट कर रहे हो। ठीक है। अब इसका कस्टमर को ऐड करते हैं। कैसे होगा कि हम सॉरी कार को ऐड करते हैं। कार सी वन इज इक्वल टू न्यू कार। ठीक है, ये हमने कार क्रिएट कर दिया। अब सी वन डॉट क्या होगा, सेट कार का कलर पहले सेट करते हैं कि लेट्स सपोज वाइट है, वाइट। अब नेक्स्ट जाके सी वन डॉट गेट कंपनी, कंपनी क्या कर दें, गेट नहीं सेट, सेट कंपनी में कोई भी रख देते हैं, सुजुकी कर देते हैं। उसके बाद सी वन डॉट आपके पास सेट मॉडल, मॉडल लेट सपोज 2012, एंड सिमिलरली मैं सी वन डॉट सेट नंबर कोई भी, ये मेरी गाड़ी का नंबर है, ये उसके बाद सी वन डॉट, अब जो लास्ट में मैं आपको कस्टमर वाला कर रहा हूँ, सेट कस्टमर। अब हमने कस्टमर को ऐड करना है, तो ये दूसरे तरीके से, पहले मैंने एक और तरीके से ऐड करा दिया था ऊपर रोल्स को और कस्टमर को। यहाँ पे आप ऐसे कर लो, कस्टम न्यू कस्टमर, और जब आप कस्टमर की क्लास में जाओगे यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं कस्टमर की क्लास में सारा सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, यूज़र की क्लास में से आ रहा है, जिसका स्ट्रिंग नेम फ़ोन एड्रेस सारा कुछ है। तो यहाँ पर इस तरह से आप जब ऐड करोगे ना, तो आप इधर कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाटा सारा जो भी उसका नेम है, एड्रेस है, सारा कुछ आप ऐड कर सकते हो। अब बेसिकली क्योंकि हमने इनहेरिटेंस की हुई है, हमारे पास जो डाटा है वो यूज़र की क्लास में है और हम कस्टमर की क्लास को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो वो इनहेरिटेंस क्या होगी कि अगर हम यूज़र की क्लास में जाके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया, देन वो उसके साथ भी एम्प्लॉय के साथ भी इशू करेगा। हम दो ऐड कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं खाली वाला, और एक कंस्ट्रक्टर ऐड करते हैं इंसर्ट कोड करके, और जिसमें ये सारे आ रहे हों। वहाँ पे जो एम्प्लॉय में खाली वाला कॉल होगा, और जो हमने कार के सेक्शन में कस्टमर को ऐड करेंगे यहाँ पे ये वाला कॉल होगा। तो इसमें बेसिकली जब हम कस्टमर को करेंगे, इधर भी कंस्ट्रक्टर लिख लेते हैं, रन फाइल, सॉरी इंसर्ट कोड कंस्ट्रक्टर। अब आप देख रहे हो कि कंस्ट्रक्टर क्योंकि इनहेरिटेंस के थ्रू आ रहा है वहाँ से, तो आप देखो सुपर का कीवर्ड यूज़ किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें नेम वगैरह यहाँ से पास करेंगे, और वो यहाँ से पास होके यूज़र की क्लास में पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें
अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग दैट इज के कस्टमर का नेम लेट्स सपोज हमजा, एंड उसके बाद क्या था कस्टमर का फ़ोन है एंड एड्रेस है। तो फ़ोन में कोई भी आप वैल्यू पास करो एंड एड्रेस में आप उसमें पास कर दो अ, ठीक है। अब ये देखो आपका जो पूरा कस्टमर का ऑब्जेक्ट था, हमने सेट सी के थ्रू न्यू कस्टमर कर दिया। दिस इज कॉम्पोजिशन। क्या पूरे पहले तो हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू ऐड की, यहाँ पर भी वैल्यू ऐड की है, और वैल्यू ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट लिया और उसके जो कंस्ट्रक्टर किया वो। अब इसमें आपने एक और भी चीज़ देखी है कि हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर हमारे पास यूजर की जो हम इनहेरिटेंस कर रहे थे, सारे एट्रीब्यूट्स हमारे पास पेरेंट क्लास में थे, कस्टमर की क्लास में कुछ भी नहीं था। बट हमने जब कंस्ट्रक्टर लिखा कस्टमर की क्लास में, सुपर का कीवर्ड यूज हुआ, सुपर की कीवर्ड ने वो डाटा कस्टमर की कंस्ट्रक्टर से लेकर यूजर की कंस्ट्रक्टर तक पहुंचा दिया। अगर मैं रन करूंगा तो एडमिन सेल है तो सही चलेगा, बाकी क्योंकि कस्टमर का हमने कुछ डिस्प्ले नहीं किया हुआ था। सेम वे अगर आप चाहते हो कि मैं कस्टमर को डिस्प्ले कर दूं यहाँ पे, तो वैसे ही आप कर दो इसको भी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ये जो आपको मैं टू स्ट्रिंग का बता रहा हूँ, ये आपको डिबगिंग के लिए, आसानी के लिए आपको पता लग जाएगा कि आपको बजाय ये कि गेट गेट करते रहो सारे एट्रीब्यूट्स को, उसकी जगह आप सिर्फ C1 को आप डायरेक्ट कर लो और कस्टमर की क्लास में जाके उसको आप टू स्ट्रिंग में कर लो। यहाँ पे इंसर्ट कोड में गए और टू स्ट्रिंग, अब इसका टू स्ट्रिंग खाली ही होगा बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं क्या कर रहा है वो ना, पता नहीं इसके साथ आज क्या मसला है मेरे। यहाँ पे टू स्ट्रिंग किया, अब उसने फिर वही हरकत की है, इसको यहाँ से उठा। टू स्ट्रिंग यहाँ पर था, तो अब कस्टमर की क्लास में मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ इसको कि हमारे पास सुपर डॉट गेट एड्रेस, फिर प्लस सुपर डॉट गेट नेम। बस मैं दो ही एट्रीब्यूट, चलो एक और भी कर लेते हैं, प्लस आपके पास आ जाएगा प्लस सुपर डॉट गेट नेम हो गया, गेट फोन। सही है, कोई ब्रैकेट मैंने मिस कर दी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं प्रोजेक्ट में जाऊं और इसको मैं रन करूं, एम्प्लॉय है प्रोजेक्ट, कस्टमर के अंदर मैंने कस्टमर के अंदर मैंने कर दिया था। मेरे ख्याल में यूज़र में भी हमें करना पड़ेगा। नहीं कर रहा, इसको पता नहीं क्या। चलो उस तरह से नहीं कर रहा मेरे पास, तो पता नहीं आज इसको मसला हुआ है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही गेट कस्टमर डॉट, सिर्फ हमने चेक करना है कि उसके अगेंस्ट जो कस्टमर कार, अच्छा क्यों नहीं कर रहा कोई, आप लोग बताओ, आप लोग सारे सोए हुए हो, क्यों नहीं कर रहा? हम्म। हमने यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है किस क्लास का है, कार की क्लास का, और हमने कभी टू स्ट्रिंग लिखा है कस्टमर के अंदर लिखा है, यूजर के पास टू स्ट्रिंग लिखा है, कार में टू स्ट्रिंग नहीं लिखा। तो कार में भी टू स्ट्रिंग लिखेंगे देन वो आगे आप लोग भी सोए हुए हो। ठीक हो गया। तो आपको वो कार जो मैंने ऐड की थी उसको मैंने डिस्प्ले किया था, तो वो कस्टमर का गोल्डा और सारा ये कस्टमर का ऑब्जेक्ट आ गया, फिर कार के अगेंस्ट जितने एट्रीब्यूट थे वो आ रहे हैं। तो टू स्ट्रिंग का आपका ये फायदा होता है कि आपको इंडिविजुअल प्रिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे, वहाँ पे टू स्ट्रिंग अगर इम्प्लीमेंटेड है अगेन द सेम डाटा तो ये आपके पास अभी आपके लिए काफी, मेरे ख्याल में टाइम भी हो गया। तो
ये वाली जो हमारे पास हमने कार को ऐड कर दिया, कार को कस्टमर असाइन कर दिया कि वैन एवर हमारे पास कोई भी नई गाड़ी आ रही है, कस्टमर आ रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो रही है, एम्प्लॉय भी ऐड कर दिया, रोल्स भी ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या है कि हमने सेशन, ये वाला जो साइट थी वो कंप्लीट कर दी। इस वाली साइट पे काम करना है सेशन के ऊपर। जब सेशन स्टार्ट होगा तो हमारे पास ऑलरेडी हमने कार को ऐड किया हुआ है, उसको सिर्फ हमने यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट पास कर देना है सेशन के अंदर, वो कंपोज हो जाएगा। सिमिलरली फिर हमने ये क्वेश्चन को फिल करना है कल, और ये सारे जो सर्विसेज ऐड करने हैं, अब सर्विसेज हमने ऐड नहीं किए हुए, वो हमारे पास ऐड होंगे पहले, इस पार्ट्स भी ऐड होंगे, फिर वो पार्ट्स और सर्विसेज को जितने भी उसमें काम हो रहा होगा तो हम रैंडम वो आईडीज से गेट करवा के उसमें ऐड कर रहे होंगे। तो ये सारा उसमें इस तरह से चल रहा होगा। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन